गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और हम पर। और आज इस चैनल पे हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 पे डिस्कशन करेंगे। और इस इस सीरीज का ये 15वां और लास्ट वीडियो होगा। फिर से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस। तो आज ये है भारतीय अर्थव्यवस्था से स्टार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट वीडियो है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, वर्ष 2020-21 में देश के कुल सेवाओं का सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा है। कितना हिस्सा है? आंसर हो जाएगा सी, 54.3% हिस्सा है। ठीक है। और व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं हैं 15.4 से, और वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं 22.2%, और लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं 16.7%। इन सबको जोड़ करके 54.3% देश के कुल सेवाओं का सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा है। इन सब के बाद नेक्स्ट है, देश के बजट 2020-21 में निम्न में से किस क्षेत्र के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि की गई है? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है देश के बजट में की गई है स्वास्थ्य और खुशहाली के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2020 में भारत में कच्चे कोयले का उत्पादन कितना था? वित्त वर्ष 2020 में भारत में कच्चे कोयले का उत्पादन जो है 729.1 मिलियन टन था। और यह कोयला जो है देश की ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग 55% की पूर्ति करता है। नेक्स्ट है, नेट समीक्षा आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक रेल नेटवर्क में भारत का स्थान है। सर्वाधिक रेल नेटवर्क में भारत का स्थान जो है यह तृतीय है, तीसरा स्थान है। ठीक है, और तृतीय है। और इससे पहले मालवाहक की अगर बात करें तो मालवाहक में यह चौथा सबसे बड़ा मालवाहक है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व अक्टूबर 2020 के अंत तक कितना था? तो टेली घनत्व जो है यह 86.37% है। ठीक है। आगे है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में स्थान है। तो सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। ठीक है, दूसरा। नेक्स्ट है 7, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। राष्ट्रीय आय की गणना में जो एक प्रमुख समस्या है वह है असंगठित क्षेत्र। और भारत में असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है और सरकार के पास इसका रिकॉर्ड भी नहीं है, जिसके कारण ये राष्ट्रीय आय की गणना में एक प्रमुख समस्या है। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह जो है यह सेवा क्षेत्र में उच्चतम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य है रुपए तथा उच्च प्रमुख मुद्राओं को आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, नरसिम्हन समिति संबंधित है। नरसिम्हन समिति जो है यह बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है, विटीकल्चर का संबंध है। विटीकल्चर का संबंध है किससे? तो विटीकल्चर का संबंध है अंगूर की व्यापारिक खेती से। अंगूर की व्यापारिक खेती से। नेक्स्ट है, बिहार स्पेशल से पहला क्वेश्चन हो जाएगा। 21 अगस्त 2021 को मुजफ्फरपुर के रहने वाले किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में कांस्य पदक जीता है? तो मुजफ्फरपुर के हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर के शरद कुमार हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है। और यह 42 मीटर हाई जंप में इन्होंने पदक जीता है। 1.83 मीटर का प्रयास था इनका। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार पटना एयरपोर्ट को कब तक निजी हाथों में सौंपा जाना है? पटना एयरपोर्ट को भारत सरकार निजी हाथों में 2023 तक सौंप देगी। ठीक है। ट्रांसजेंडर को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किस जिला में गौरव गृह स्थापित किया जाएगा? ठीक है, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गौरव गृह, तो ये हो जाएगा इसका ए, पटना में गौरव गृह का उद्घाटन जिलाधिकारी द्वारा किया जा चुका है, जिसमें ट्रांसजेंडर के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इसमें कार्य किए जाएंगे। हाल ही में
किस देश ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है? बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है दक्षिण अफ्रीका ने। बिहार को दक्षिण अफ्रीका ने अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार की किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020, तो यह दिया गया है वंदना कुमारी को। ठीक है, ये वंदना कुमारी जो है पानी का संरक्षण कर सब्जी और पशुओं के लिए हरे चारे का उत्पादन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर कृषि मंत्री द्वारा इन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और यह बांका की रहने वाली हैं। वर्ष 2020 के दौरान देश के कुल राष्ट्रीय उच्च पथ का कितना प्रतिशत बिहार में था? तो इसमें बिहार में 4.0% हिस्सा बिहार में था देश के कुल राष्ट्रीय उच्च पथ का। नेक्स्ट है 18 कह रहा है वर्ष 2022-23 तक बिहार में बिजली की मांग कितनी होने की उम्मीद है? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी 7,754 मेगावाट। ठीक है, 7,054 मेगावाट। नेक्स्ट है वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः था, कितना था? तो यह हिस्सा था 20.3%, 20.1% और 59.6%। अर्थात प्राथमिक में हो गया 20.3%, द्वितीयक में हो गया 20.1% और तृतीयक में हो गया 59.6%। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है यह पश्चिम बंगाल के सबसे समीप है। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल हो गया 88,752 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 752 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का क्षेत्रफल आपको हो गया 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से बिहार से इसकी समानता होती है पश्चिम बंगाल और बिहार की। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना का काल में हुई थी? तो बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी, यानी कि 1964 में। बिहार के शिशु मृत्यु दर वर्ष 2018 में थी, कितनी थी? वर्ष 2018 में बिहार का शिशु मृत्यु दर 32 था। ठीक है, 32। ठीक है, और नेक्स्ट है जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताएं जहां न्यूनतम दशकीय जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो न्यूनतम दशकीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है गोपालगंज में। ठीक है, गोपालगंज में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामिन तिरहुत आया था। कब आया था? 1234 ईस्वी में यह धर्मस्वामिन तिरहुत आया था। यह तिब्बत का इतिहासकार था। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25 कह रहा है कि किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलिब्रोथस अर्थात पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो पोलिब्रोथस उपनाम धारण किया था चंद्रगुप्त ने कब, किसके अनुसार? तो स्ट्रैबो ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पालिब्रोथस की उपाधि धारण की थी, अर्थात कि जिसका अर्थ होता है पाटलिपुत्रक। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय जो थी यह 1198 में बिहार शरीफ यानी कि उदंतपुरी में विजय थी 1198 में। ठीक है, बख्तियारपुर नामक शहर की यहाँ पर इसने बख्तियार खिलजी ने करवाया था और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को गिराया भी था। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो इसमें राजा घोषित किया था हैदर अली खान ने। हैदर अली खान ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना के साथ अंग्रेज जिसके कमांडर थे हेक्टर मुनरो के बीच इसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी। आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों की नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर के थी? तो नंगी हड़ताल किया गया था
स्वदेशी वस्त्रों की मांग को लेकर के, तो आंसर हो जाएगा डी, स्वदेशी वस्त्र की मांग। इसमें श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में, राम विनोद, ध्यान दीजिएगा, राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था कैदियों ने और स्वदेशी वस्त्रों की उन्होंने मांग की थी। मांग नामंजूर होने पर उन्होंने नंगा रहने का निश्चय किया था। पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी थी, कौन सी थी, क्या नाम था उनका, श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी का? तो उनकी पत्नी का नाम था चंद्रावती देवी, चंद्रावती देवी, जिन्होंने शाहाबाद में महिलाओं की एक सभा में भाषण भी दिया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव थे जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण, ये सचिव थे। ठीक है, ये सचिव थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, भगत सिंह बिहार किस वर्ष आए थे? भगत सिंह बिहार आए थे 1928 में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंटों की इमारतें हैं। ठीक है, और इसमें नगर निर्माण योजना इसकी सबसे विशेष बात थी और इसमें पक्के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, जीवक चिंतामणि के लेखक हैं। तो जीवक चिंतामणि के लेखक जो है यह तिरुत्तक देवर हैं, तिरुत्तक देवर। इसको जीवक चिंतामणि को विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, जीवक चिंतामणि एक पुस्तक है जिसको विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है और इसके लेखक है तिरुत्तक देवर। नेक्स्ट है 35, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस युग को कहा जाता है जिसमें लेखन कला प्रचलित तो थी, लेकिन अब जब हमें उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो उन लेखों को हम पढ़ने में अभी तक समर्थ नहीं हो पाए हैं। सैंधव काल में लेखन कला का प्रचलन था, लेकिन उसके लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। बोगाइजकोई का महत्व इसलिए है कि, तो किस लिए है कि, तो आंसर हो जाएगा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य इत्यादि देवी देवताओं के नाम दिए गए हैं। आगे है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? अछूत की अवधारणा जो है उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। नेक्स्ट है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है यह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? उदयपुर जो है यह विख्यात था कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण। यहाँ पर उदयपुर नामक जगह की चर्चा जो है ये पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में भी की गई है। यह संगमकालीन स्थल सूती वस्त्र और कपास के व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था गुप्त वंश के शासकों ने। ठीक है, आगे है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक रूप से पतन हो गया था आपको गुप्त काल में। गुप्त काल के अंतिम चरणों में नगरों का पतन होने लगा था। इसकी पुष्टि ह्वेनसांग के विवरण से भी मिलती है। आगे है, भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को कौन इंगित नहीं करता है? भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को, तो अर्थात इसमें खम्स जो है यह इसको लूट से लिया गया कर कहते हैं, लूट कर है खम्स, और बाकी खराज, उस्र और मुक्तई ये सभी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 कहा जा रहा है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। बहमनियों से गोवा छीना था हरिहर द्वितीय ने। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी यह सफलता थी। बेलगांव और गोवा दोनों को छीना था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट जो कि मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस पर बैठा था वह था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह
उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होती थी। तो बिहार से ही यूरोप वासियों को सबसे मतलब कि बेस्ट क्वालिटी की सोडा और अफीम प्राप्त होती थी। आगे है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने हॉकिंस को। रस्त गोफ्तार के संपादक हैं, आंसर हो जाएगा रस्त गोफ्तार के संपादक दादा भाई नौरोजी थे और इन्होंने 1851 से बम्बई से यह पत्र निकालना शुरू किया था। उधम सिंह को फांसी कब दी गई थी? उधम सिंह को फांसी दी गई थी लगभग 31 जुलाई 1940 में उधम सिंह को फांसी दी गई थी। जालियांवाला बाग कांड के माइकल और डायर की इन्होंने लंदन में जाकर के हत्या की थी, गोली मार दी थी इन्हें और इसलिए उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट है, सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक जो थे यह थे MM जोशी। ठीक है, MM जोशी को 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। किस संस्था का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया था इंडियन नेशनल यूनियन को। प्रारंभ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन और इसकी स्थापना 1884 में की गई थी और 1885 में इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस करके यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गाँव में हुआ था? तो गांव में अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षीय नेतृत्व में और गांव में 1937 में यह अधिवेशन हुआ था फैजपुर गांव में ये पहली बार गांव में आयोजित की गई थी। न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक थे। न्यू इंडिया के संपादक जो थे एनी बेसेंट थे। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये सभी इनके ही पत्र थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। गांधी ने 10 फरवरी 1983 से आगा खां महल में कितने दिनों का उपवास शुरू किया था? तो आगा खां महल में 21 दिनों का उपवास होता है गांधी जी का और 21 दिन का अनशन इनका यह जो था यह सबसे लंबा अनशन था। 10 फरवरी 1983 से इन्होंने शुरू किया था। 10 फरवरी 1983 दिया ही हुआ है। किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय फौजों की मुख्य शक्तियां दी गई और उन्हें मुख्य सेनापति बना दिया गया? तो इसमें आंसर हो जाएगा 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम के द्वारा कॉर्नवालिस को भारतीय फौजों की सेनापति की शक्ति दी गई थी और उन्हें मुख्य सेनापति बना दिया गया था। आगे है, नवजीवन के संपादक थे। नवजीवन का संपादन महात्मा गांधी ने किया था 1919 में अहमदाबाद में। ठीक है, वह प्रमुख व्यक्ति जिसने अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी बने थे। तो प्रमुख शिल्पी इसमें कौन थे? आंसर हो जाएगा डी एनी बेसेंट। इन्होंने अतिवादियों और उदारवादियों को मिलाने में कांग्रेस में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी, तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। ठीक है, आगे है 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो आंसर हो जाएगा इसमें ए विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ की गई? तो सबसे पहले पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है यह लाहौर में की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में और इसे कांग्रेस का लक्ष्य भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, भूगोल से दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी और डॉट डॉट दिया हुआ है बीच में, डॉट कहलाती है। तो क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा भूसंधि या भूसंधि कहलाती है। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी भूसंधि कहलाती है। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा जल स्तर में विभिन्नता से गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है। यह धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तरी
उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। आगे है समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, देख लेते हैं। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण जो है सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर नहीं है। तो इसमें नहर कौन सी नहीं है, डी नहीं है, राइन जो है एक नदी है, नहर नहीं है। कील, पनामा, स्वेज ये सभी नहरें हैं। स्वेज नहर किसने बनाया, स्वेज नहर को बनाने वाले थे स्वेज नहर को बनाने वाले फर्डिनेंड डी लेसेप्स। फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने स्वेज नहर को बनाया था। ठीक है, और यह 1869 में स्वेज नहर बनकर के तैयार हुआ था। नेक्स्ट है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से-कियांग। ठीक है, जिसकी लंबाई जो है 6300 किलोमीटर है। यह चीन में स्थित है। आगे है टिग्रिस नदी मुख्यतया कहाँ से होकर के बहती है। टिग्रिस नदी जो है यह इराक में बहती है। हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा हुआ है। तो हडसन नदी के किनारे जो है न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है, न्यूयॉर्क। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है, यानी कि चीन का शोक। तो ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, और ह्वांगहो को पीली नदी भी कहा जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है यह कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा ए, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु। तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु जो है यह ध्रुवीय जलवायु होती है। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान से अब बाकी का क्वेश्चन। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है शुष्क सेल में। तो शुष्क सेल में वैद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में तो विद्युत नहीं, रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है, रेल पथ में फिश प्लेट का काम है। रेल पथ में फिश प्लेट का क्या काम है। तो आंसर हो जाएगा इसमें कि यह दोनों पटरियों को जोड़े रखती है। दोनों पटरियों को जोड़े रखने का काम है। रेल की पटरी बनाते वक्त लोहे के गाटर आपस में फिश प्लेटों और बोल्टों से जोड़े जाते हैं तथा इन्हें स्लीपरों के साथ विभिन्न फिटिंगों में कसा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 74। 74 में है जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल जो है यह होता है टॉर्क। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। बादलों की गति एवं दिशा को मापने वाला यंत्र जो है यह नेफोस्कोप कहलाता है, नेफोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है। लिफ्ट में अपना भार महसूस करता है त्वरण के साथ ऊपर जाते समय। नीचे आते समय तो नहीं महसूस होता है, ऊपर जाते समय बहुत भारी महसूस होता है। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं। अल्टीमीटर से मापा जाता है भूतल से ऊंचाई को मापा जाता है। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक रोमर थे। अश्वशक्ति। अश्वशक्ति किसका मात्रक है। अश्वशक्ति जो है यह जो है शक्ति का मात्रक है। अश्वशक्ति शक्ति का मात्रक है। और जूल की निम्नलिखित की इकाई है। जूल ऊर्जा की इकाई है। और किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले मुंह में ही पाचन होता है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है। तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन छोटी आंत में पचता है। और छोटी आंत में भोजन को पचाने की प्रक्रिया 1.5 से 3 घंटे चलती है। और आंतों में ग्रंथियां भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। छोटी आंत विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन को अवशोषित करती हैं और भोजन से 90% पोषक तत्व ले लेती हैं। आगे है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो इंसुलिन स्रावित करती है अग्न्याशय की एक
लैंगरहैंस ऑफ आइसलेट्स के द्वारा इंसुलिन स्रावित होती है। और अग्न्याशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है जो कि आमाशय से नीचे कुछ पीछे की ओर स्थित होती है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, पीयूषिका। ठीक है, पीयूषिका ग्रंथि हार्मोन का स्राव करने वाले समस्थिति विनियमन करता है जिनमें अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाले ट्रॉपिक हार्मोन शामिल होते हैं। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन या प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। यह रक्त को शुद्ध करने के साथ साथ रक्त कोशिकाओं के भंडारण के लिए भी जिम्मेदार है। आगे है क्वेश्चन नंबर 86। 86 में कहा जा रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है यकृत यानी कि लीवर। और किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है यकृत में यानी कि लीवर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट। सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम जो है आपको मस्तिष्क से संबंधित है। सेरिब्रम मस्तिष्क का वह भाग है जो अग्र मस्तिष्क में होता है। यह मस्तिष्क का सोचने वाला हिस्सा है। साथ ही यह मनुष्य की स्वैच्छिक मांसपेशियों को भी नियंत्रित करता है। अब है लार की प्रकृति कैसी होती है? लार की प्रकृति जो है यह अम्लीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? हृदय स्पंदन और रुधिर दाब एड्रिनल हार्मोन के कारण बढ़ जाता है। निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? भोजन का पाचन करने वाला रस है पित्त रस। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 95 भारतीय राज्य व्यवस्था से है। किसी राजनीतिक दल की राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है कब? तो वह दी जाती है जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। ठीक है, आगे है भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यय लगाया जाता है? संचित निधि पर लगाए जाने भारित व्यय होते हैं लोकसभा के चेयरमैन के भत्ते, लोन, ऋण वृद्धि तथा सेवा एवं ऋण मुक्ति से संबंधित खर्चे, उच्च न्यायालय के जजों की पेंशन, कोई किसी भी न्यायालय विवाचन के पुरस्कार के भुगतान के लिए आवश्यक कोई धन, और भारत के कंट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल के ऑफिस के प्रशासनिक खर्चे। ये सभी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो अर्थात आंसर हो जाएगा इसमें सभी, अर्थात 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी सही हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा जब भी करेगा। और धन विधेयक की जो परिभाषा है यह अनुच्छेद 110 में दी गई है। और प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता। और कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है या धन विधेयक, इसका निर्धारण केवल और केवल लोकसभा का स्पीकर कर सकता है। जब न तो लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष हो, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य कर सकता है। नेक्स्ट है कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, 60 दिन। 60 दिन यानी कि 2 महीने नहीं, 30 और 30 करके होगा। ठीक है, 30, 60 दिन ऐसे होना चाहिए। 31 और 29 करके इस तरह से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लगातार 2 बार निर्वाचित निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री। 2 बार लगातार जो निर्वाचित हुए हैं भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार जब उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री पद के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए।
न्यूनतम, ठीक है। 102 कह रहा है अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा। तो अगर प्रधानमंत्री निर्वाचित होने के समय ऊपरी सदन का सदस्य है तो क्या होगा। आंसर हो जाएगा कि उसे लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। 103 है संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है और राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो संविधान के अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का उल्लेख दिया गया है। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा को प्रस्तुत करती है। लोकसभा के अध्यक्ष को यह अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है समसामयिकी से लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है। तो यह गोवा बना है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा मुफ्त पानी देने वाला देश का प्रथम राज्य होगा। किस देश ने बच्चों को हफ्ते में मात्र 3 घंटे ऑनलाइन गेम खेलने का नियम लागू किया है। तो यह हो जाएगा चीन। बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम खेलने की लत के कारण चीन ने यह नियम बनाया है। यह नियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर लागू किया गया है। सारी दुनिया के बच्चों को उन्होंने गेम खेलने की आदत लगा दी, ऑनलाइन गेम खेलने की, और खुद के बच्चों को मात्र 3 घंटे टाइम फिक्स कर दिया हुआ। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं। कौन बने हैं सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक। पंकज कुमार सिंह बनाए गए हैं। प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बने हैं। प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी प्रदीप नरवाल बने हैं। ठीक है, इन्हें 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों के लिए ई गोपाला पोर्टल को लॉन्च किया है। भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है। 317 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है तमिलनाडु सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 112 है भारत का कौन सा राज्य देश का मेंटर्स कार्यक्रम आरंभ करेगा। मेंटर्स कार्यक्रम दिल्ली सरकार आरंभ करेगी। ठीक है, दिल्ली सरकार अपने राज्य में देश की शिक्षा को जन क्रांति बनाने के लिए देश में मेंटर्स कार्यक्रम आरंभ करेगी। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। आंसर हो जाएगा बी IIT मद्रास को। 91वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया इनटू द डार्कनेस को। भारतीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। भारतीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है। रेखा शर्मा को, श्रीमती रेखा शर्मा को भारतीय महिला आयोग की अध्यक्षा बनाया गया है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं GB मोहपात्रा। GB मोहपात्रा अर्थात जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। नेक्स्ट है भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है। तो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो हैं ये हैं डॉक्टर विवेक जोशी। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी हैं। हाल ही में NTPC को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली। तो सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में स्थापित किया गया है। और हाल ही में ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ये बने हैं दीपक काबरा। दीपक काबरा। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुधीरमन कप की मेजबानी मिली है। तो BWF सुधीरमन कप की मेजबानी मिली है चीन को। चीन के सुझोउ शहर में विश्व कप 2023 का BWF सुधीरमन कप का आयोजन किया जाएगा। और भारत का वर्ष 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी।
नेक्स्ट है, किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो इसमें आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 122 का 122, इसमें भारत हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? आस्था और संस्कृति के संरक्षण के लिए नया विभाग की स्थापना की है। असम की सरकार ने सृजित करने की घोषणा की है। हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है? कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता कोलंबिया ने जीता है, कोलंबिया की टीम ने। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खुला है? क्रिप्टोगेमिक गार्डन, तो यह खुला है देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है जाइला अवांत गार्डे ने, जाइला अवांत गार्डे। किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा यानी कि 21.16 मीटर रेत का महल बनाया है? तो यह बनाया है डेनमार्क ने, रेत का महल बनाया है, और यह जुलाई 2021 में 21.16 मीटर ऊंचा रेत का महल बनाया गया है। हाल ही में अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो अमेजॉन का पहला डिजिटल केंद्र सूरत में स्थापित हुआ है। ठीक है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आगे है, सिम्बेकस 2020 किन दो देशों के मध्य सैन्य अभ्यास था? सिम्बेकस, तो सिम्बेकस है इसमें भारत और सिंगापुर के मध्य सैन्य अभ्यास का, और यह अंडमान सागर में यह किया गया है, यह नौसैनिक अभ्यास था। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य मार्च 2011 में थल सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह है डस्टलिक प्रहार। ठीक है, यह चौबटिया रानीखेत उत्तराखंड में यह सैन्य अभ्यास हुआ है। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य नवंबर 2020 में हुए नौ सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? यह है सिटमैक्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? कुश्ती को 2032 तक गोद लेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की नौसेना ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया? अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया है जर्मनी और भारत की नौसेना ने। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपको, अगस्त 2021 में भारत और रूस के मध्य वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है, तो यह है इंद्र 2021। भारत और रूस के बीच इंद्र 2021। और आप आते हैं गणित का, तो 135 का आपको हो जाएगा डी। ठीक है, और 36 का हो जाएगा आपको बी। 37 का हो जाएगा डी। ठीक है, और 138 का आपको हो जाएगा 138 का हो जाएगा बी 22.5, और 39 हो जाएगा आपको 139 बी, और 140 हो जाएगा 140 हो जाएगा बी 10.25%, और 141 आपको हो जाएगा 141 का सी 14 घंटे, और 142 का हो जाएगा बी 142 का बी 64 रुपये, और 143 का हो जाएगा 143 का ए 42 वर्ष। ठीक है, और 144 का हो जाएगा
144 का बी 20 और इसी तरह से 145 केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में अवस्थित है। यह कर्नाटक के मैसूर में अवस्थित है। सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यह चंडीगढ़ में स्थित है। आगे है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। युआन किस देश की संसद का नाम है? युआन जो है यह ताइवान के संसद का नाम है। युआन जो है यह ताइवान के संसद का, वियतनाम के संसद का नाम है, ताइवान नहीं। ट्रेजेडी किंग की उपाधि किन्हें दी गई? ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को कहा गया। और समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह किसने कहा था? तो आंसर इसका हो जाएगा समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, CR दास ने कहा था। तो इस तरह से समाप्त होता है यह वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए सेट के साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में BPSC और हम पर। धन्यवाद।